मैं विजुअल आर्ट न्यूज़ से अशोक कुमार। आज हमारे बीच धर्मेंद्र जी हैं, स्कल्पचर डिपार्टमेंट BHU, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्टिस्ट। तो मैं इनसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। हमारे जहाँ तक हमने देखा है कि धर्मेंद्र जी बहुत मेहनत किए हैं अपने क्षेत्र में। इनसे मुलाकात 1995 में हुआ था, जब ये पटना आर्ट कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, वहाँ तैयारी कर रहे थे। इस तरह तैयारी के दरमियान मैंने देखा था कि बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे एंट्रेंस की तैयारी के लिए, और इसी क्षेत्र में ये बढ़ना चाहते थे। बहुत ही स्ट्रगल किए, और ऐसे अभी दिस टाइम ये स्कल्पचर में बहुत नाम कमाए हैं, बहुत जगह काम किए हैं, वर्कशॉप अटेंड किए हैं और अच्छे मुकाम अपना हासिल कर लिए हैं। अपनी पहचान भी बहुत बना लिए हैं, देश ही नहीं विदेश में भी पहचान बना चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे न्यूज़ चैनल से आपका परिचय सब लोग जानें। मैं कोशिश करते रहता हूँ कि हमारे थ्रू कई लोग कलाकार का एक दूसरे को पहचाने, ताकि दूसरे के बारे में समझ में आए। ख़ासतौर पे ये गया से हैं, इसलिए ज़्यादा लगाव रहे। और हमारे बहुत अच्छे गिने चुने में एक कलाकार हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे कुछ। जहाँ तक याद है कि जब मैं पहली बार बनारस आया था, फर्स्ट टाइम, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, तो आपका जो कमरा था, आपका कमरा छित्तूपुर में जो था, जो उसी में हम फर्स्ट नाइट गुजारे। और उस समय सोचिए कि हम लोग कितने कला के प्रति समर्पण थे कि पटना में हमारा एडमिशन नहीं होने के बाद मैं बनारस आया BHU में तैयारी करने। और पहला रूम आपके यहाँ रहना, आपके यहाँ खाना, आपके साथ घूमना, आपका मतलब सहयोग, हमारे 1 साल सीनियर भी रहे ये। तो बड़ा शुरुआती कहा जाए तो बनारस में आने का और पहला आश्रय इन्हीं का था। और मैं अभी यहाँ एक स्कल्पटर के रूप में हूँ, और ये मेरा स्टूडियो है और ये मैं यहीं काम करता हूँ। और मैं मोबाइल में तो सब सेंसर एकदम क्लीन दिखा रहा है। बहुत सारी प्रदर्शनियाँ किया और ढेर सारे वर्कशॉप, सिंपोजियम, अनेक प्रकार का वर्कशॉप, सिंपोजियम किया। देखिए, इत्तेफाक की बात है 1995 और आज है 96 जो भी है, 96 रहा। अभी जस्ट मैं यहाँ पे इनका क्वार्टर है और ये BHU कैंपस के अंदर में है। 1995 बस ठीक अपोजिट था। 1995 में ये इस कैंपस के बाहर में थे, तैयारी कर रहे थे। और आज देखिए इनके क्वार्टर में, BHU के द्वारा मिला हुआ क्वार्टर में आज हम यहाँ पे हैं। तो देखिए कितना अंतर, ये कि मेहनत जो है ना बहुत रंग लाता है।
मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से मूर्तिकार ऐसे थे जिनकी से प्रभावित होकर करके आप बहुत अपने आप को आशीर्वाद के रूप में माने और आगे बढ़ें? ऐसे कलाकार के बारे में कुछ जानकारी आप? हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बलबीर सिंह कट, प्रोफेसर मदन लाल गुप्ता। इन लोगों को काम करते हुए देखता था और समझता था। पहले तो मैं इन लोगों से ज़्यादा परिचित नहीं था, लेकिन अखबार और न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से बलबीर सिंह कट, मदन लाल, प्रोफेसर मदन लाल, ये सब जो थे हमारे रोल मॉडल रहे और उन्हीं को पद चिन्हों पे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ और सोचता हूँ कि इनके कम से कम थोड़ा सा ही असर इनके आसपास ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बड़े उच्च, लेकिन क्या है कि हम इनके थोड़ा सा ही नाम मात्र का भी अगर हम कर लेते हैं तो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक संतुष्टि होता है कला के क्षेत्र में काम करना, एक संतुष्टि होता है। हालांकि जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। इनके मन में अभी भी है कि अभी हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम स्टूडेंट के नज़र से देखें तो इनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं और अपने जो गुरु हैं, जो अभी रिटायर कर चुके हैं, उनसे आशीर्वाद के रूप में मिलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ऐसी घटना हो सकता है कभी कभी स्टूडेंट लाइफ में BHU पढ़ने के दरमियान में कुछ ऐसी घटना हुई होगी जो कोई आपको यादगार होगा या आता है, उस तरह का क्षणिक याद आता है तो मन गुदगुदा जाता है। तो कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा है जो कि आपको लगता है कि वो घटना हमारे लाइफ के लिए भी एक उद्देश्य ये बन जाता है, मार्गदर्शक भी बन जाता है और याद करके हम हमेशा उनके बारे में अप्रिशिएट करते हैं। तो इसके बारे में कुछ अगर याद आ रहा है तो? मेरे को याद है कि मैं BFA सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आया तो बहुत जोश के साथ, लेकिन क्या होता है कि जब तैयारी तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका नामांकन या एडमिशन हो जाता है तो धीरे धीरे जो तैयारी वाला जो जोश होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर आप एक कॉलेज के माहौल में ढल जाते हैं और थोड़ा थोड़ा आपका जो मेहनत और ये सब चीज़ें जो होती है वो कमने लगता है। तो आप तैयारी में जो जोश रहता है वो कॉलेज में पढ़ने में जोश नहीं रहता है, तो उससे क्या होता है थोड़ा गिरावट आती है। जब गिरावट आती है तो जाहिर सी बात है कि आप भागते हैं अपने क्लास वर्क से, इससे उससे। तो उस समय मैं कमर्शियल काम करने के लिए बड़ा बेचैन रहता था कि थोड़ा पैसा मिल जाए, पैसे कमाऊं। लेकिन क्या होता है कि जब पैसे कमाने के चक्कर में जो है मैं थोड़ा कॉलेज को कम ध्यान देने लगा, तो ये थोड़ा गिरावट आई। लेकिन एक दिन हमारे प्रोफेसर्स ने बोला कि आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में तो चले गए, आपके पास काम तो कुछ है नहीं, काम आप करते नहीं हैं, आप ज़्यादातर बाज़ार का काम करते हैं, तो कितना पैसा कमाया होगा? तो 2000 की बात है, 2000 में लगभग हम बोले कि अब तक मैं तो 2 लाख रुपए के आसपास में काम किया हुआ हूँ। तो अभी आपके पास कितने पैसे हैं? तो उन्होंने बोला कि कितने पैसे आपके पास? तो बोले अभी तो 1 भी रुपया नहीं है। कमाया तो 2 लाख, लेकिन अभी आपके पास 1 भी रुपये नहीं है। स्कल्पचर कितना किया? तो 2-4 किया। बोला यार पैसा तो अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, एक टाइम से कमाना चाहिए, लेकिन कॉलेज आवर में पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं होता है। वो जैसे आएंगे पैसे आएंगे, आपके दोस्त बनेंगे, वो खाएंगे पिएंगे उड़ेंगे और फिर उड़ा करके ख़त्म हो जाएगा। फिर जब कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो लाख कोशिश करने के बावजूद आप पढ़ नहीं पाएंगे। फिर मैंने बैचलर डिग्री में एकदम कसम खा लिया कि अगले साल जैसे ही मास्टर में एडमिशन होता है मैं कमर्शियल काम का एकदम छूना छोड़ दिया। थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन धीरे धीरे ऐसा एडजस्ट हो गया
कि फिर कल्चरल स्कॉलरशिप मिल गया, गणित स्कॉलरशिप मिल गया। तो जितना मैं पैसा बाज़ार से कमाता था उससे ज़्यादा पैसा मेरे को सरकार के द्वारा मिलने लगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो लगा कि नहीं, और वो पैसे का वैल्यू हुआ, और फिर उस पैसे को फिर स्कल्पचर में लगाया, और आज तक कमर्शियल तो मैं अब नहीं ही करता हूँ, नहीं के बराबर ही करता हूँ। मैं सिर्फ आर्ट वर्क करता हूँ और रोजी रोटी के लिए जॉब को तो करता ही हूँ। तो पैसा दूसरी चीज़ है, आर्ट वर्क। जैसे आप देखते होंगे कि जितना जोश आईआईटी की तैयारी या मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने में लगाता है, जैसे ही मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, वो जोश सभी छात्रों में ख़त्म हो जाता है। अगर वो जोश जो आईआईटी तैयारी करने के लिए या मेडिकल की तैयारी के लिए लगाते हैं, उतना जोश अगर कॉलेज में लगाएं तो वो बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े मैनेजमेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात आपके सर ने समझाया था कि गुरुजी का जो बात बोले उसकी वजह से आप पुशअप हुए हैं और आगे बढ़े और निरंतर प्रयास करते रहें। अभी के ज़माने में ऐसा होता है कि बहुत सारे गार्जियन इस क्षेत्र को, ख़ासतौर पे कला क्षेत्र को जानकारी नहीं रहने की वजह से इसमें आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। तो मैं कुछ आपसे ऐसा जानना चाहता हूँ, या गार्जियन को कुछ ऐसा संदेश दे ताकि इस क्षेत्र में क्या है और क्या भविष्य है, और बच्चे आगे इस क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो क्या उसको जाने देना चाहिए या गार्जियन के अपने अनुसार बच्चे को ढाले। ज़रा इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, ये विजुअल आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि ज़िंदगी में आप जो भी चीज़ देखते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं, प्रयोग करते हैं, वो एक विजुअल आर्टिस्ट के बिना कुछ तैयार नहीं हो सकता है। जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, तो जैसे ही आप कपड़ा का नाम लेते हैं तो उसमें कई चीज़ आती है। पहले आता है वीविंग। तो वीविंग मतलब कपड़े का बुनावट। पहला तो हमारे यहाँ टेक्सटाइल डिज़ाइन का एक बड़ा कोर्स होता है, जिसमें वीविंग से लेकर के उसकी डिज़ाइनिंग, उस पर छपाई, उसकी प्रिंटिंग, तो एक बड़ा क्षेत्र है वीविंग के क्षेत्र में या टेक्सटाइल के क्षेत्र में। दूसरा ये होता है, दूसरा है आप विज्ञापन देखते हैं, चाहे वीडियो विज्ञापन देखते हैं, पेपर मैगजीन ऐड देखते हैं। तो जितने भी ऐड आते हैं, चाहे आज आप अखबार में देखते हैं, मैगजीन में आते हैं, टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो बिना विजुअल आर्टिस्ट के बिना संभव नहीं है। उसमें एक ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, एक फोटोग्राफर होता है, एक कैलीग्राफर होता है, एक टाइपोग्राफर होता है। तो ये सब चीज़ें सब विजुअल आर्ट्स के अंतर आता है। और बिना टाइपोग्राफर, वीडियोग्राफर या बिना ग्राफिक डिज़ाइनर के बिना ये संभव नहीं है। तीसरा आता है, आप जितने भी प्रकार के आप बर्तन में खाते हैं, चाहे अब स्टील का हो, कॉपर का हो, मिट्टी का हो, सेरामिक का हो, तो उसमें भी एक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है जो पॉट की डिज़ाइन करती है, चाहे थाली हो, कटोरा हो, सुराही हो, मटका हो, वो सब विजुअल आर्टिस्ट के अंतर्गत आता है और एक विजुअल आर्टिस्ट ही उसका डिज़ाइन करता है। फिर आप तीसरा ये आता है कि आप जितने प्रकार का फिल्म देखते हो, तो फिल्म का जितना भी सेट डिज़ाइन होता है, तो सेट डिज़ाइन के पीछे के जितना भी बैकग्राउंड का होता है, तो एक सेट डिज़ाइनर करता है, वो भी एक विजुअल आर्टिस्ट होता है जो प्रोडक्शन के अंदर, फिल्म प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। इसके लिए और एक अलग से कोर्स होता है, लेकिन बिना विजुअल आर्टिस्ट के बिना वो संभव नहीं है। उसमें भी जैसे विजुअल आर्टिस्ट में आप जितने प्रकार का मेकअप देखते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग देखते हैं, सब विजुअल आर्टिस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये कभी नहीं सोचे कि ये इसमें फील्ड में इसकी स्कोप नहीं है।
वो निर्भर करता है आपके मेहनत और बच्चे की लगन और सोच पे। और अगर अच्छी सोच से करेंगे विजुअल आर्ट में, कोई भी सब कोर्स ले लेंगे, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, टेक्सटाइल, पॉटरी, सिरामिक, स्कल्पचर, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। हर में सक्सेस है, लेकिन ये है कि सिर्फ कोर्स करने से कुछ नहीं होगा और उसके लिए आपको बड़े मेहनत और लगन और बड़े मेहनत की ज़रूरत और की पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा जानकारी दिए अभिभावक लोग को और नए नए जो अभी बच्चे लोग आएंगे इस क्षेत्र में उसके लिए। एक चीज़ और क्वेश्चन उठता है कि सबसे ठीक है, आगे जाने के बाद ग्रेजुएशन के बाद आपके ये फाइन आर्ट के टीचर हैं हुए हैं, मूर्ति कला में बलबीर सिकट हो गए, मदन लाल सर वगैरह के वगैरह, आपकी सबसे प्रारंभिक गुरु कला के क्षेत्र में ये कौन है? ये राज की बात है, ज़रा इसके बारे में बताएं। जब जैसे ही मैं गया में पढ़ता था तो उस समय तो गया में बहुत जानकारी नहीं थी कि विजुअल आर्ट्स की पढ़ाई भी होती है। तो एक सामान्य सा छात्र की तरह एक बड़े शहर की ओर जाना था, तो मैं गया से इंटरमीडिएट करने के बाद पटना चला गया। कुछ जो नॉर्मल तरीके से जो तैयारियां होती है, नॉर्मल जैसे एसएससी हो गया, जो हमारे बिहार के बच्चे के दिमाग में होता है कि एसएससी करना है, रेलवे करना है, बैंकिंग करना है, ग्रुप डी जाना है, टीचर्स बनना है, तो वो उसी तरह मैं भी एक इसी भीड़ का हिस्सा था। तो जैसे ही मैं जब गया से पटना राजा बाज़ार गया, तो राजा बाज़ार में तमाम तैयारी करने वाला का एक भीड़ था। कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस है, तो एसएससी है, तो कोई ग्रुप डी है, तो बड़े बड़े मतलब हमारे मित्र जो थे वहाँ तैयारी करते थे। उसी में मैं भी एक तैयारी करता था। लेकिन एक मित्र हमारे आया, बोले कि अरे यार, लेकिन मैं बनाता था थोड़ा बहुत ड्राइंग्स वगैरह, तैयारी करने के बीच में बनाता था। तो बोला कि अरे यार, तुम फाइन आर्ट्स में क्यों नहीं एडमिशन ले, पटना आर्ट कॉलेज है, वहाँ जाओ। तो वहाँ कौन से साल की बात होगी लगभग? ये तो 1996-95 की बात है। 1995। हाँ, 1995 की बात है। लेकिन 95 में तो हम आपको पटना आर्ट कॉलेज में देखे थे। तो उसी समय रहा होगा, उसी समय 95 में। 94 में मैं मैट्रिक की परीक्षा हाई स्कूल का दिया, इंटरमीडिएट का दिया। अच्छा। 94 में मैं इंटरमीडिएट का दिया, तो 95 में मैं चला गया पटना। तो 95 में ही वो सब चल रही होगी। और 96 में मैं यहाँ गया, 96 नहीं 97 में मैं बनारस आ गया था। 97 के 97 में मैं मार्च में मैं आ गया था बनारस। तो उस समय लोगों को देखते थे। फिर पटना आर्ट कॉलेज घूमे, तो पटना आर्ट कॉलेज का तो उस समय बाहर का बाउंड्री वॉल नहीं था, वहाँ का राजनीति अलग प्रकार का। तो वहाँ 2-3 साल में तैयारी किया, तो वहाँ हो नहीं पाया। हमारे वहाँ एक सीनियर थी नीलिमा करके, नीलिमा दी करके थी। अच्छा। तो उन्होंने, नीलिमा थी, तो वो उन्होंने शुरुआत में उनकी कोचिंग चलता था, तो वहीं पढ़ा। फिर वहाँ के बाद फिर एक और मिल गए, युवराज भाई मिल गए। अच्छा, युवराज भैया। हाँ, युवराज भैया मिल। हाँ, फिर इंद्रदेव कुमार भारती से, बहुत अच्छी बात है, इंद्रदेव कुमार भारती से भी हमारी मुलाकात हुई। तो उनके सानिध्य में मैंने बीएफए की तैयारी शुरू की। और कुछ राजनीतिक कारणों से पटना आर्ट कॉलेज का स्थिति बहुत दयनीय था, पॉलिटिकल कारणों के कारण, और आज भी दयनीय है। तो उसमें तो नामांकन नहीं हुआ, तो फिर हमारा रुख बनारस की ओर आया, और फिर मैं बनारस में आकर के यहीं पढ़ा, यहीं बस गया। बाबा भोले का बुलाहटा था तो इनको आना था यहाँ पे, ये और कुछ नहीं कह सकते। बाबा भोले जी ऊपर से देखते रहते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। इसी तरह अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, खूब नाम कमाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।
थैंक यू अशोक भाई। बहुत अरे थैंक यू की क्या बात है दोस्त।